नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज इस पर चर्चा करेंगे, इनके कॉन्फिडेंस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा ये कि भाई ये 6 महीने में मोदी सरकार को गिरा देने की जो धमकियां दी जा रही हैं, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? और लगातार जनता के द्वारा आप ठुकराए जा रहे हैं। आपके प्रति जनता केवल अविश्वास व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि एक, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, एक घृणा का भाव आपके प्रति दिखा रही है। इसके बावजूद आप बड़ी बेशर्मी के साथ एक के बाद एक टूल किट पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक पूरा गैंग है, इकोसिस्टम है, वॉलंटियर मीडिया जिसको बोलते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट वो आपके पीछे खड़ा हो जाता है। और ये हमें कई अवसरों पर और कई परतों में दिखाई देता है। जैसे कल एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है जिसमें शर्जिल इमाम को और उमर खालिद को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया जाता है। उसके बाद आपने देखा पूरा माहौल क्या बनाया गया है और क्या बनाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं और इनका साथ अगर सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, ये पूरा इकोसिस्टम और ये लुटियन मीडिया और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां ये सब दिखा रही हैं, तो ये क्या इंडिकेशन है? क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये कोई बहुत शुभ संकेत है? बल्कि मैं कहूंगा अशुभ संकेत है। ये शर्जिल इमाम, ये खालिद उमर दिल्ली दंगों के लिए दोषी पाए गए और इनमें से शर्जिल इमाम ने तो, ये वही है ना कि चिकन नेक को एक तरीके से काट करके और पूरे पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। इसी तरीके से आए दिन राहुल गांधी, चाहे देश में हो या विदेश में हो, भारत के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, केरोसिन छिड़क दिया गया है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, एटम बम आने वाला है, भूकंप आने वाला है, हाइड्रोजन बम जो है वो फटने वाला है, बीजेपी इसके लिए तैयार है। कोई सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक एनर्जी दिखाते हैं क्या, या इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और भारत की बर्बादी, भारत की इकोनॉमी की बर्बादी, भारत की सेनाओं पर आप इस तरह के तंज क्यों कसते हैं, इस तरह की फब्तियां कसते हुए उनका अनिष्ट ही क्यों चाहते हैं? और अब ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो आपको विश्वास दे रही हैं कि आप अगले 6 महीने में मोदी सरकार को गिरा देंगे? मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अनुभवी, अवनीश पीएन मिश्रा शर्मा जी। तो अवनीश जी को जोड़ते हैं और जरा फिर इसकी तलाश करने की कोशिश करते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये ताकत कहां से आ रही है, साहस या दुस्साहस कहां से आ रहा है। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी सर। तो अवनीश जी, ये कहां से इनको इतनी ताकत मिलती है, या ताकत देने वाली कहीं 7 समंदर पार की शक्तियां हैं और देश के भीतर भी कुछ ऐसी ताकतें तो हैं साहब जो खाद पानी का काम करती रही हैं, जो इस तरह की गुस्ताखियां करते हैं। और अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का तरीका देखें और जिस तरीके से पूरी सैन्य शक्ति भी उनके पीछे लामबंद होकर के खड़ी है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, ये हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा है, ये हमने पूर्वोत्तर में भी देखा है। ऐसे में इस तरह की घोषणाएं करना, मीडिया में चर्चा शुरू करवाना, इसके पीछे की मनोवृत्ति क्या है? और जो मैंने सवाल उठाया, इसका स्रोत क्या है, इस ताकत का, इस दुस्साहस का? बिल्कुल सर। सर, मैं दर्शकों के सामने एक एंगल ऐसा रखूंगा कि वो चौंकाएगा लोग, और लोग कहेंगे कि यहां से कैसे शक्ति आ सकती है। दरअसल सर, ये हार से निकली हुई शक्ति है। राहुल
राहुल का इकोसिस्टम, उनके देशी मास्टर्स और उनके विदेशी मास्टर्स, इन सब की जो संयुक्त हार हो रही है भारत के लोकतंत्र में, और ये हार नरेंद्र मोदी से नहीं हो रही है, ये हार किसी जेपी नड्डा या अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी मात्र से नहीं हो रही है, ये भारत के लोकतंत्र से ये हार रहे हैं 2014 से लगातार। केंद्र की अगर बात कर लें तो और राज्यों में भी। दरअसल ये सारा शक्ति का स्रोत इसी हार की जमीन से उपजा है। ये बात लोगों को चौंकाएगी कि भैया जीत से शक्ति आती है, ये हार से कैसे शक्ति आ सकती है? आती है सर, यहां आ रही है, मैं बताऊंगा। कई बार मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक और पूरी गंभीरता से ये बात कही है कि राहुल का इकोसिस्टम, इनके देशी और विदेशी मास्टर्स इस बात से पूरी तरह अब उनको समझ में आ गई है, ये मानते हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी को और आज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को वो लोकतंत्र के मैदान में बूथ पर जाके जनता के वोटों से हरा नहीं सकते। दैट्स इट। अब जब जनता के वोटों से वो हार नहीं हो सकती नरेंद्र मोदी की, तो फिर कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए? तो आगे एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, आप देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करिए। और सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, आज इंडोनेशिया में क्या हो रहा है सर, एक पूरा पैटर्न है जो वैश्विक पैटर्न है। मैं केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मैं कोई पाकिस्तान का बहुत खारख्वाह नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए, इमरान खान वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको अपदस्थ किया, शेख हसीना को अपदस्थ किया, और ठीक यही स्थिति चल रही है इंडोनेशिया में। उससे पहले और उदाहरण है, ये उदाहरण अगर बहुत पीछे चले जाएंगे तो इराक से शुरू होता है। इस चीज को हम किनारे रख देते हैं कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, हम इस पे जाते ही नहीं। लेकिन ये सारी घटनाएं इस बात को स्थापित करती हैं कि समय समय पर विश्व में इस तरह की एक्टिविटी फॉरेन ताकतों ने किया है जो उस देश से ताल्लुक नहीं रखती। और इसके लिए सर आप मुझे ये बताएं, नरेंद्र मोदी की सत्ता यहां पर अगर आपको गिरानी है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेशी आएगा और वहां पर गिरा देगा, यानी यहां आपको एक मोहरा लेना है। भारत में नई राजनीति के नाम पर एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी उभरती है। जरा उसके उभरने का समय काल देखिए, ये वही समय काल था जिस समय इमरान खान उभरा पाकिस्तान में, जेलेंस्की यूक्रेन में, लगभग एक ही समय पर। और उसके बाद आप यूक्रेन की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। दरअसल ये प्लान एक पहले का तैयार किया हुआ प्लान है। पहले अरविंद केजरीवाल पर बाजी लगाई गई, अरविंद केजरीवाल की ग्रूमिंग बीच रास्ते में आप कहिए निराश होने के बाद, छोड़ने के पश्चात फिर जैसे होता है कि कंट्री मैनेजर कोई मल्टीनेशनल पार्टी किसी कंट्री में तैनात करती है, तो आज की तारीख में ऐसी शक्तियों के कंट्री मैनेजर राहुल गांधी हैं। और अब इस शब्द से बचना नहीं चाहिए, ये साफ तौर पर कहना चाहिए कि डीप स्टेट के एजेंट हैं, दलाल हैं राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम। आप सोचिए सर, आपने अपने इंट्रो में कहा कि इतनी बार आपको पटक पटक के भारत के लोकतंत्र में जनता के मताधिकारों ने धोया है। आप ऐसे गिरोहबाज कंटेंट क्रिएटर्स को देख लीजिए, आप ऐसे सो कॉल्ड चुनावी विश्लेषकों को देख लीजिए, आप ऐसे नरेटिव गढ़ने वालों को देख लीजिए जो हर 3 महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराना की घोषणा कर देते हैं, हर 6 महीने में नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि वो सरकार से बाहर चले जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन उसके बाद भी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इनके अपने मंच हो, चाहे टीवी पर ये जहां भी पैनलों में जगह पाते हैं, ये उसी नरेटिव को दोहराते रहते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि ये शक्ति किसी व्यक्ति से या किसी विचारधारा से तो नहीं आ सकती कि आप बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार गलत साबित हो रहे हैं, उसके बाद भी बेहया से बेहया व्यक्ति भी होगा सर, इस चीज को रिपीट करने से डरेगा। या फिर
हिचकेगा और नहीं करना चाहेगा। लेकिन सर अगर कोई नौकरी बजा रहा हो, कोई अगर सुपारी जर्नलिज्म कर रहा हो, सुपारी केवल किलिंग नहीं होती, अगर कोई सुपारी जर्नलिज्म कर रहा हो, अगर कोई नौकरी बजा रहा हो, तो निश्चित तौर पर वो अपना काम करेगा, वो अपनी नौकरी करेगा। तो राहुल का इकोसिस्टम जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बनाया जाता है, जैसा आपने कहा, वो अपनी नौकरी कर रहा है, राहुल अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और इस तरीके से ये बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं। यही इनकी मुख्य शक्ति है सर। और यही शक्ति उसी टीम के एक व्यक्ति खड़गे कहते हैं 6 महीने में नहीं होगा, नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे दौड़ेंगे और जनता इन्हें डंडों से मारेगी, इनकी पिटाई करेगी। अब सर आपने अगर ध्यान दिया हो तो जैसे ही ये सो कॉल्ड वोट चोरी का चूरन ये बिहार में बेचने निकले हैं, वैसे ही सोशल मीडिया में इनके तमाम इकोसिस्टम सर एआई से जनरेट करके इस तरह की तस्वीरें शेयर की गई। मैं नाम क्या लूं, बड़े बड़े हैंडल्स हैं जिसमें मोदी जी को दिखाया गया वो भाग रहे हैं और पीछे जनता दौड़ा रही है उन्हें। तो ये एक तैयार फार्मूला है और डीप स्टेट के एजेंट राहुल गांधी इस चीज को न सिर्फ ओन कर रहे हैं बल्कि इस पर लगातार काम कर रहे हैं और ये शक्ति वहीं से आ रही है क्योंकि इन्हें पता है। अच्छा सर, अगर सरकार नरेंद्र मोदी की गिरानी है तो बड़ी ईमानदारी से तीसरी बार मेहनत की जा सकती है, चौथी बार 29 के चुनाव के लिए मुद्दे गढ़े जा सकते हैं और उन मुद्दों पर गंभीरता से एक आख्यान स्थापित किया जा सकता है। ये भी तो किया जा सकता है सर, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ये क्यों मिड टर्म में सरकार गिरा देने की बात कर रहा है? ये क्यों नहीं 2029 के लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा कर रहा है? क्यों? क्योंकि इन्हें दृढ़ता से ये बात पता है कि 29 का चुनाव आएगा तब तो हम फिर एक बार हार जाएंगे और हम इन्हें चुनाव में नहीं हरा सकते। बड़ी साफ सी बात है। इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दो। ये कहो कि 2014 से ही वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, तो सर हमारे यहाँ देशज में कहावत कही जाती है कि खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब। मैं इसका हिंदी में तर्जुमा कर दे रहा हूं कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा बल्कि खेल बिगाड़ दूंगा। होता क्या है कि कोई अमीर शहजादा क्रिकेट की पूरी किट लेके मोहल्ले में आता है और बच्चों के पास वो किट नहीं होती है और वो कहता है कि बैटिंग पहले मेरी होगी, बॉलिंग का नंबर आएगा तो कहेगा बॉलिंग भी पहले मेरी होगी। अगर उसको मना किया जाएगा तो वो सारा बैट, क्रिकेट के सारे सामान और विकेट वगैरह उठाएगा और लेके अपने घर चला जाएगा। राहुल गांधी की यही स्थिति है। तो इसलिए सर, और एक चीज और, अक्सर राहुल गांधी जब पहले परमाणु बम की बात, मतलब शुरुआत तो उन्होंने सर भूकंप से किया था, भूकंप आया चला गया, रिक्टर स्केल पे उसकी क्या तीव्रता रही ये देश जानता है, हम सबने देखा ही। परमाणु बम सर गिरा, कहां गिरा, किस पे गिरा, क्या हुआ, ये भी हम सारे लोग जानते हैं। अब हाइड्रोजन बम, सर हाइड्रोजन बम, ये जिस चीज को गिराने की बात कर रहे हैं, अभी एसआईआर के बहाने जो कुछ भी इन्होंने हंगामा शुरू किया उसमें ये था कि वोट काटे जा रहे हैं और अब ये हाइड्रोजन बम का थ्योरी लेके आ रहे हैं जिसमें ये कहने वाले हैं कि इतने लाख लोगों का वोट आप काटिए, ये गलत वोटर हैं जो नरेंद्र मोदी ने घुसाए हुए हैं। भाई पहले डिसाइड तो कर लो, वोट काटने हैं या वोट काटे जा रहे हैं? तो सर ये बार बार का प्रयास है और जब सारे लोग नौकरी बजा रहे हो, सारा एक असाइनमेंट पर काम किया जा रहा हो, तो फिर उसकी शक्ति वहां से आती है जो उनको हाँक रहे होते हैं। तो ये एक संयुक्त उपक्रम है और जिसके देश में जो पार्टनर हैं वो राहुल गांधी है, उनका इकोसिस्टम है। इसलिए मैं इसे और तीव्र होता हुआ देख रहा हूं। बिहार में ग्राउंड की क्या स्थिति है ये आप अनुभवी हैं, आपने बहुत सारे वक्ताओं से बात किया है, मैं लगातार चैनल देखता हूं, चाहे वो बिहार के लोग हों, वो बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सूत्र जो बिहार में दौरे करके आए हैं वो लोग बता रहे हैं बिहार की क्या स्थिति है। तो ईवीएम का अध्याय समाप्त होने के बाद अब ये वोट चोरी का अध्याय है, लेकिन राहुल गांधी का कोई लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये है ही नहीं। क्योंकि किसी को कम से कम इस बात का मुगलता नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर जैसे वो सोचते हैं वो बिहार जैसी किसी एक विधानसभा पर टिका हुआ हो, नहीं। वो तो जन्मना इस देश के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन वो बिहार को ऐसे प्रयोग की धरती बनाना चाह रहे हैं और वो उन्होंने बना दिया है। मैंने पिछली बातचीत में आपसे कहा था, इन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक का एक नया फार्मूला तैयार करने का भी प्रयास किया। जी बात हाँ, सिर्फ इतनी नहीं थी कि स्टालिन जैसे लोग, चन्नी जैसे लोग, खुद प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी जिनकी पत्नी ईसाई हैं, राहुल गांधी जो खुद एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, ये सारे एक मंच पर खड़े थे। तो क्या सर इनको नहीं पता था कि ये स्टालिन बिहारियों के लिए इतनी गलत बातें कहते हैं? चन्नी ने क्या कहा था, प्रियंका हंस रही थी, ये उन्हें भी तो पता है सर। उसके बाद भी वो मंच सजाना, उस मंच पर इन सारे लोगों को लाना, ये क्रिश्चियन और मुसलमान वोट बैंक एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करना था। इसके लिए राहुल गांधी ने बिहार की धरती को चुना। और तेजस्वी क्यों ये मान गए? क्योंकि तेजस्वी के घर भी क्रॉस का आगमन हो चुका है, ईसाइयत का आगमन हो चुका है। तो ये वो क्रिश्चियनिटी का एक रिश्ता था। इसके बाद अभी अगले हिस्से में बातचीत होगी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों तेजस्वी ने नंबर 2 की हैसियत कम से कम इस वोटर जागरण, सो कॉल्ड वोटर जगाओ यात्रा में क्यों स्वीकार किया, क्यों राहुल को इस पूरी महफिल का दूल्हा बनने दिया, और यहां तक इस कीमत पर बनने दिया कि आज तेजस्वी महाघाटे में है और उनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। इसकी क्या वजह है, इस पर हम आगे बात करेंगे सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही आप इसी पर प्रकाश डालें और फिर अगले सवाल पर आएंगे कि इन्होंने बिहार में जब इनकी यात्रा का समापन हो रहा था तो एक शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया था। आपको ध्यान होगा अवनीश जी, चीज़ों को बहुत माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते हैं। जब इनकी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा 1 का समापन था श्रीनगर में, तब भी इन्होंने इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं को बुलाया था और 1-2 को छोड़ करके कोई नहीं पहुंचा था। इस बार बिहार में भी जब ये समापन कर रहे थे, इन्होंने कोशिश की थी, ममता बनर्जी, शरद पवार, तमाम दूसरे बड़े नेता जो है वहां हाजिरी लगाएं, लेकिन सबको पता है कि उनके हाजिरी लगाने का मतलब क्या है। राहुल गांधी की लीडरशिप को मान लेना। इंडिया अलायंस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल राहुल गांधी को नेता के तौर पर मानने, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है और अतीत में वो हस्त्र देख चुके हैं। 2017 में भी तो 2 लड़के घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में। 225 से समाजवादी पार्टी 47 पर आ गई थी और कांग्रेस पार्टी 28 से 7 सीटों पर आ गई थी। तो बिहार में क्या होगा ये तो सबको पता है, पर पहले ये कि उल्टा काम क्यों हुआ। जो लालू कांग्रेस को धमकाता रहा, विधान परिषद की 2 सीटों के मामले में भी उन्होंने हड़का दिया था कांग्रेस को जब 1 सीट मांग रही थी, और सीटों के बंटवारे को लेकर के भी वो बहुत हार्ड रहे हैं। इसके बावजूद 70 सीटें ले गए थे और 19 जीत पाए, यानी बड़ा नुकसान हुआ था आरजेडी का। तो आरजेडी का जो इस समय अगुवा है तेजस्वी, उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को आगे रखा और खुद पीछे खड़े हो गए। वजह क्या है, कमजोरी क्या है? बिल्कुल सर, इस सवाल का जवाब जरूर खोजा जाना चाहिए और इस सवाल के जवाब की पड़ताल जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्थितियां और इसके पीछे की गंभीरता, जो खतरनाक गंभीरता है, वो निकल के सामने चली आएगी। सर आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, 2 लड़कों की जोड़ी यहां पर घूमी थी, तब मुलायम सिंह जी जीवित थे और मुलायम सिंह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से अखिलेश को यह चेताया था कि तुम अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो और कर चुके हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, मुलायम सिंह अनुभवी व्यक्ति थे तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस चीज को देखा और वो बात अंततः सही साबित हुई। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि नहीं साहब, अभी
24 के लोकसभा चुनाव में तो बड़ा अच्छा कर गया अखिलेश। अरे भाई साहब, उसके कारण दूसरे हैं, उन कारणों पर मत जाइए। और अखिलेश यादव चाहे 32 सीट लाएं चाहे 37 सीट लाएं, क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? केंद्र में उनकी कोई भूमिका है? केंद्रीय राजनीति में नहीं है। उनकी पहली जमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा की जमीन है, वहां वो कहां खड़े हैं वो अगर आप आंकेंगे तो ही अखिलेश यादव की राजनीतिक रसूख वो तय होगा कि इनका राजनीतिक रसूख क्या है। तो वहां वो लगातार हार रहे हैं, और यहां तक हार रहे हैं कि 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हो जाती है योगी आदित्यनाथ की। अब सवाल ये होता है सर कि तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, और उसी के साथ जब ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे अपने वोटर सो कॉल्ड वोटर जगाओ यात्रा के समापन की, तो बाकी नेताओं ने जो कथित रूप से एनडीए अलायंस के हिस्से हैं, मजबूत हिस्से हैं, चाहे ममता हो चाहे शरद पवार हो, वो क्यों नहीं वहां मौजूद थे? मैंने अपनी बातचीत के पहले हिस्से में जो बात कही है, दरअसल कारण वही है। मैंने कहा कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से नरेंद्र मोदी को हराना है चुनाव में, तो आप 2029 की प्रतीक्षा करिए, उसकी जमीन तैयार करते। लेकिन 6 महीने में सरकार गिरा देना है, ये तो डीप स्टेट का एजेंडा है जिसके एजेंट आप हैं। अब शरद पवार कोई जरूरी नहीं है कि डीप स्टेट की दी हुई थ्योरी पर और दिए हुए असाइनमेंट पर काम करें। ममता बनर्जी बड़ी सफलता से नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और अमित शाह जैसे चुनावी कौशल के धनी व्यक्ति के होने के बावजूद भी तमाम और वजह हैं, लेकिन ये तो सच है ना सर कि बंगाल में वो लगातार धूल चटा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे थोड़ा बहुत अनियमितता वहां पर हो रही हो, एसआईआर वहां भी होना है, तब वहां का भी खेल पता चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का हमारा चुनाव आयोग जब चुनाव घोषित करता है, चुनाव संपन्न कराता है, उसी प्रक्रिया से ममता बनर्जी वहां पर लगातार अपनी सरकार रिपीट कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आज इतनी मजबूत पार्टी है, इतने अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, हर जगह जीत रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। तो ममता बनर्जी को क्या पड़ी है कि वो डीप स्टेट का कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लें? इनकी रैली में नेताओं ने दूरी बनाई, इसका कारण यही है कि ये फॉरेन डीप स्टेट के इशारे पर एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी, और हमसे बहुत बेहतर शरद पवार को, हमसे बहुत बेहतर ममता बनर्जी को ये बात पता है। अब लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव क्यों चले गए? अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए नहीं गए। अखिलेश यादव एक पारिवारिक रिश्ता और एक जिस जातीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति को ये लोग लेके चलते हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी, वहां पर आरजेडी, उसकी वजह से गए थे। अब वहां पर राहुल मौजूद हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है, वो राहुल गांधी के लिए नहीं गए। तो सर आप देखिएगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव जब आएगा, एक बार फिर यही शरद पवार, एक बार फिर वो पूरा विपक्ष, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस अगर तब रहा या कोई और नाम हुआ, तो निश्चित तौर पर वहां एक पुल पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये चूंकि व्यक्तिगत असाइनमेंट है राहुल गांधी का डीप स्टेट के इशारे पर यहां पर अनरेस्ट पैदा करने का, इसलिए इस प्रयोग में सहमति बाकी लोगों की नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी अनिच्छुक दिख रही हैं, शरद पवार का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। औपचारिकता के लिए अखिलेश यादव अंतिम 2 दिनों में वहां पर गए और चुपचाप वापस आ गए। तो यहां इस चीज को, इस धारणा को न सिर्फ बल मिलता है, बल्कि ये बात बिल्कुल मजबूती से साबित होती है कि राहुल एक दूसरे एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बाकी विपक्ष एक दूसरी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसलिए आपको एक का नजर नहीं आ रहा है। अब एक जरूरी बात जरूर कर लें कि तेजस्वी ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? तेजस्वी ने क्यों लीड दे दिया, स्टीयरिंग क्यों दे दिया राहुल गांधी के हाथ में, जबकि अभी तो वहां पर नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। 70 सीटें पिछली बार इन्होंने लिया था, 19 जीत के आए, आपने बताया ही। इस बार ये 100 से ज्यादा सीटें लेने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव के होने के बावजूद भी तेजस्वी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या लालू ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? उसकी आंतरिक वजह यह है सर कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य इस स्तर पर पहुंच चुका है कि वो एक्टिव नहीं है, पहली चीज। दूसरा, तेजस्वी लगभग
अखिलेश यादव जिस क्रूरता के स्तर पर पहुंच गए थे मुलायम सिंह यादव के साथ, अपने चाचा शिवपाल के साथ, वही स्थिति विरासत संभालने के मामले को लेकर तेजस्वी पहुंच चुके हैं। यहां तक कि उनके भाई तेज प्रताप की स्थिति आप देख ही सकते हैं। तो पूरी तरीके से आरजेडी संगठन पर, परिवार पर अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया है तेजस्वी। इसलिए तेजस्वी अपना जो भी निर्णय है वो स्वतंत्र ले रहे हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका नहीं है। अब लोग कहेंगे साहब राबड़ी जी तो एक्टिव हैं। अरे वो खड़ाऊ शासन संभालने वाली, किचन से निकल के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने वाली, उनकी राजनीतिक समझ कितनी है इस पर बात करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि उनके स्टेटमेंट जब तब आए हैं रैलियों में, चाहे अपने नेताओं को या दूसरे नेताओं को लेके, ये भी जग जाहिर है, तो उनसे ऐसी कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते। अब उसके बावजूद भी ये सवाल तो अभी भी अनुत्तरित है ना सर, कि तेजस्वी ने क्यों लीड दिया राहुल गांधी को। उसकी वजह यह है सर कि तेजस्वी भी उस प्रयोग में शामिल हैं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट बैंक को तैयार किया जाए। इसलिए पहले फेज में उन्होंने पूरा अवसर दिया। एसआईआर एक बहाना था, एसआईआर जमीन पर बिल्कुल फेल हुआ, ये तेजस्वी को बाद में एहसास हुआ। और जिस तरीके से शाब्दिक बदतमीजियां नरेंद्र मोदी जी के प्रति या उनकी माता जी के प्रति, ये सारी चीजें आपको मैं बड़े विश्वस्त सूत्रों के आधार पर और अपने सूत्रों के आधार पर यह बता रहा हूं कि आरजेडी के जो भी गंभीर नेता हैं एक्टिव जमीन पर, उनमें बेहद बड़ी नाराजगी है राहुल गांधी और कांग्रेस के इन तमाम इनिशिएटिव को लेके। और सच बताएं सर, 3-4 महीने पहले तेजस्वी की जो स्थिति थी बिहार में, वहां पर एक बार नीतीश कुमार के जंगल राज को खड़ा करने का प्रयास किया जाने लगा और ये शब्द कई बार दोहराया गया, कई आर्टिकल्स में दोहराया गया कि अगर आप इनके 15 साल के जंगल राज को लेते हैं, जिसका अंत नीतीश कुमार ने 2005 में किया, तो इनका जो सरकार है, उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी, यानी नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी था और वहां पर तेजस्वी लीड ले रहे थे। इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है। एसआईआर को वो वोट चोरी के व्यापक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो ऐसे तरीके से काम करना चाहते हैं कि बिहार वो प्रयोगशाला बने जहां पर वो एक लैब टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद पूरी देश को, पूरी दुनिया को वो बताएं कि भारत में वोट चोरी हो रही है। क्यों सर? महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बहुत दिन बाद वोट चोरी का इन्होंने फर्जी कॉन्सेप्ट रचा, वहां के डेटाज लिए, वो डेटा भी सीएसडीएस जैसे फर्जी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे लिया वो सब जानते ही हैं हम लोग। लेकिन सर अब ये होते हुए दिखाना चाह रहे थे कि देखिए लाइव, मैंने कहा था ना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आपको रिजल्ट दिखाने के बाद मैंने कहा था कि ये रिगिंग करते हैं, ये वोट चोरी करते हैं। और बिहार में रिजल्ट जब आ जाए, रिजल्ट इन्हें भी पता है, इनके कार्यकर्ता को भी पता है, कांग्रेस की जमीन पर स्थिति शून्य है, वो 2 सीट पाने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन रिजल्ट आने के तुरंत बाद कहना शुरू करेंगे, देखिए मैं तो कह ही रहा था वोट चोरी कर रहे हैं ये, और ये बिहार चुनाव में हो गया। तो ये प्रयोगशाला तैयार किया था। तेजस्वी को शुरू में लगा कि इससे मुझे लाभ होगा, लेकिन इस सो कॉल्ड यात्रा के बीच में, इस पूरी अराजकता के बीच में, जिसमें शाब्दिक अराजकता भी हुई, जिसमें हर तरह की अराजकता हुई, उस बीच में तेजस्वी को ये पता लग गया। लेकिन सर अब होता है ना कि बंद कमरे में मार खाए हैं और अपने ने ही मारा है तो फिर कराएं कैसे, कई बार ऐसी स्थितियां भी आती। तो तेजस्वी की स्थिति ये है, राहुल गांधी की एंट्री ने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल बना दिया। वहां नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि वो जब चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं तो अपनी सरकार के वो तमाम काम वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बिजली के मामले में किया है, उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की है, बाद में वो उसको 2 लाख तक ले जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल का इलेक्शन राहुल गांधी ने कर दिया और इससे तेजस्वी को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। और यकीन मानिए सर, अगर ऑल टाइम लो परफॉर्मेंस तेजस्वी की इस विधानसभा चुनाव में निकल के आ जाए तो कोई चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए सर। अवनीश जी, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहुंच करके
सारा बेड़ा गर्क कर दिया आरजेडी का, क्योंकि करीब 2 महीने पहले अगर आप देखें तो वो करीब 1.5 महीने का 2 महीने का एक पीरियड गुजरा था जब लोग कहने लगे थे कि ये लालू के जंगल राज की बात करते हैं, इनके अपने टाइम में ही अस्पताल में घुस करके गैंगस्टर की हत्या की जा रही है। एक व्यवसायी की गांधी मैदान के पास ही रात्रि में जब वो घर पहुंचता है उसकी घर के बाहर हत्या कर दी जाती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे मर्डर हो गए थे, कुछ अपहरण करने की कोशिशें हुई थी। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, उनको अगर ये लोग प्रमुखता से उठाते तो शायद आरजेडी की वो दुर्दशा ना होती जिसके बारे में अभी आप भी कह रहे हैं और जो वहां बहुत सारे लोग होकर के आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं। सर मैंने कहा तो आपको कि 3 महीने 4 महीने पहले तेजस्वी की बड़ी अच्छी स्थिति थी और 15 साल के जंगल राज लालू वाले के मुकाबले इनके लॉ एंड ऑर्डर पर बात होने लगी थी। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी कहा ये सारी चीजें हो रही थी सर। लेकिन ये जानने के बाद भी जब हम आप इस स्थिति का आकलन कर पा रहे हैं तो तेजस्वी ऐसा क्यों नहीं कर सके, क्यों उन्होंने राहुल को लीड दिया? इसके पीछे एक वो असाइनमेंट है और उसके पार्ट हैं। और एक चीज और सर, डीप स्टेट या भारत के विदेशी दुश्मन ताकतें जब इस तरह के कोई इनिशिएटिव लेती हैं तो उसमें क्रिश्चियनिटी भी तो एक कॉमन है सर, ग्लू, जो कि उन्हें भी जोड़ती है, जो 10 जनपद को जो जोड़ती है। तो वो वेटिकन कनेक्शन है और अब चूंकि तेजस्वी उस वेटिकन कनेक्शन के एक हिस्से हैं अपने दाम्पत्य जीवन में, तो फिर ये बड़ा नेचुरल रिश्तेदारी का मामला है सर। और राहुल के प्रयोग में इसीलिए वो शामिल हुए। यह अलग बात है कि उनको एक बड़ा घाटा लग गया जिसका एहसास जो फीडबैक उनको बिल्कुल बीच में मिला, और इसका असर आप देखिएगा जब ये सीटों के बंटवारे के समय बैठेंगे तो लोगों को लग रहा होगा कि मैं ही अपनी बात को काट रहा हूं। वहां आपको बिल्कुल भी तेजस्वी यादव ने कोई सीख लिया हो ये देखने को नहीं मिलेगा। और पिछली 70 सीट से राहुल गांधी की कांग्रेस बिहार में तेजस्वी आरजेडी से ज्यादा सीटें हासिल करेगी, मैं आपको बताऊं गठबंधन में। ऐसा नहीं है कि चेत जाने वाले हैं तेजस्वी। कारण ये सर, ये परिवार की पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव वाली हो चाहे आरजेडी हो, और ये परिवार और परिवार के निजीकरण की राजनीति से निकले हुए लोग हैं, तो इनके डीएनए में वो है। तो ऐसे में अगर कोई एक कॉमन ग्लू, जिसको मैं क्रिश्चियनिटी बार बार कह रहा हूं, अगर वो सामने आ जाता है तो फिर से ये रिश्तेदारी का मामला है। तो इस रिश्तेदारी के मामले पर फिर राजनीतिक समझ, सोच, ये सब दूसरे दर्जे पर चली जाती है, क्योंकि वहां परिवार, उन्होंने देखा यही है, उनमें उनके संस्कार यही है कि पिता जेल जाता है तो माँ मुख्यमंत्री बन जाती है, भाई किसी लायक नहीं हो, दोनों लड़के किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी पद पा जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। बहनें जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, राजनीतिक कौशल नहीं है, वो सांसद बन जाती हैं, एक चुनाव लड़ जाती है, भले हार जाती हैं। यही स्थिति लगभग 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोग सांसद, विधायक या किसी न किसी पद पर हैं। ये अखिलेश यादव की उसी परंपरा से आते हैं। यही परंपरा स्टालिन में आपको दिखाई देती है, उस पूरे परिवार में आपको दिखाई देती है। और यही परंपरा आपको 10 जनपद यानी सोनिया, कांग्रेस और उनके वंश बेल में दिखाई देती है। तो ये वो कॉमन फैक्टर हैं जो जोड़ते हैं, और इसी कारण आपको शरद यादव अलग दिखाई देते हैं, ममता बनर्जी अलग दिखाई देती हैं। ये अलग बात है कि एसआईआर वेस्ट बंगाल का जैसे ही नंबर आएगा, ममता बनर्जी फिर एक बार तन के खड़ी हो जाएंगी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से लड़ेंगी। और बंगाल में वो निश्चित तौर पर राहुल को नापसंद करती हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बंगाल में घुसने नहीं दिया था। इनकी सो कॉल्ड भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने बंगाल में बिल्कुल मनाही की थी, और सांकेतिक रूप से थोड़ा सा एक दिन के लिए घुसे थे, बिल्कुल एक बॉर्डर क्रॉस करके, कि टेक्निकली ये कह सकें कि वेस्ट बंगाल भी हम गए थे, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ है। तो सर, ये फॉरेन एजेंट्स और नरेंद्र मोदी की सरकार को बीच टर्म में गिराना,
क्योंकि ये माने हुए हैं कि ये उनको चुनाव में हरा नहीं सकते। ये राहुल गांधी उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स उनके सहयोग में दिखाई देंगे। क्रिश्चियनिटी का ग्लू इसमें एक मजबूत ग्लू है, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं सर। आखिर में जरूर ये जानना चाहूंगा कि ये जो बांग्लादेश के सपने देख रहे हैं, योगेंद्र यादव के बयान, और योगेंद्र यादव जिनके गुरु हैं संजय कुमार, उन्होंने तो बहुत बड़ा झूठ बोला था महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों के बारे में, उन्होंने तो माफी मांग ली थी। पर ये तो सार्वजनिक तौर पर दम्भ भरते हुए कह चुके कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं तो राहुल गांधी हूं, मैं माफी मांगता नहीं हूं। ये अलग बात है कि कई जगह माफी मांग भी चुके हैं, क्योंकि जहां गर्दन फंसती है तो माफी मांग भी लेते हैं। क्या ये कहीं से भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा? मैं कहता हूं कि चाहे अमेरिका का डीप स्टेट हो, खुद डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, दूसरी ताकतें भी क्यों ना हो, क्या भारत में कभी बांग्लादेश हो सकता है? ये करा सकते हैं? कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी इस देश को जानते नहीं, इस देश की तबीयत को जानते नहीं, इस देश को लोकतंत्र के बारे में उनकी शून्य समझ है, और इसलिए राहुल गांधी ये मान सकते हैं, इस बात पर कन्विंस हो सकते हैं, उनकी ये निजी इच्छा हो सकती है कि यहां बांग्लादेश करा दिया जाए और बांग्लादेश हो सकता है। सर हमारी सेना के या सेनाओं के ये संस्कार नहीं, स्थितियां अलग हैं, भारत का डीएनए अलग है सर। और जब मैं सेना कह रहा हूं तो केवल मैं सशस्त्र सेनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट पुलिसिंग की भी बात कर रहा हूं। भले पुलिस राज्यों के अधीन होती हो, लेकिन संस्कार किसी सरकार के अधीन नहीं होते। ये अलग बात है कि जो पॉलिटिकल नेतृत्व होता है वो कभी थोड़े बहुत समय के लिए अपने फेवर का काम करा सकता है सिस्टम से। तो भारत की जो मशीनरी है, चाहे वो सेना हो, चाहे हमारे सुरक्षा वाला जो पूरा तबका हो, और यहां तक मैं जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को भी कहूंगा, जब जब समय होता है इनके फैसले खिलाफ आते हैं, खराब आते हैं, खिलाफ नहीं सॉरी खराब आते हैं, अनुचित फैसले आते हैं, तो हम ही सब मिलके खुल के इनकी आलोचना करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप चरित्र की जब बात करेंगे तो ना हमारी सेनाओं का यह चरित्र है, ना हमारी कोई भी राज्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर भाजपा की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। मैं कहता हूं किसी भी प्रदेश की पुलिस का ये डीएनए, ये संस्कार नहीं है। किसी भी स्तर की जुडिशरी का ये संस्कार नहीं है। किसी भी स्तर की ब्यूरोक्रेसी, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उनमें से इन स्तंभों का ये संस्कार नहीं है, ये डीएनए नहीं है। इसलिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। राहुल ये प्रयास कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि वो खुद भारत को नहीं समझते, वो खुद भारत की संस्कृति को नहीं समझते, वो भारत के डीएनए से परिचित नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये फॉरेन एजेंट हैं और इनके मास्टर्स भारत की संस्कृति और भारत के चरित्र को नहीं समझते। इसलिए वो ऐसा प्रयास जरूर कर सकते हो, लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। और अंत में एक बड़ी बात सर, जिस मजबूत आधार पर इनके ये सपने टिके हुए हैं, जब ये भारत में बांग्लादेश कराने की बात करते हैं तो इनको उम्मीद है कि मजहबी भीड़ सड़कों पर उतर आएगी, जो इनको बहुत बड़ा धोखा दे रही है, बहुत बड़ा धोखा दे रही है सर। इसकी कारणों पर कभी विस्तार से बात करेंगे कि राहुल के लाख चाहने के बाद मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ सड़कों पर अराजकता के लिए इनकी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं उतर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम अलग से, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अलग से हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारत में बांग्लादेश नहीं हो सकता सर। राहुल भारत को जानते नहीं है, इसलिए वो कल्पना ऐसी कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। आपने इतना समय निकाला। और दर्शकों से भी निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न केवल इस चैनल को, बल्कि अवनीश जी के चैनल प्रारब्ध को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। प्रणाम सर, धन्यवाद।